बचपन से ही मैं सोचता था कि मेरा दिमाग क्या है, दूसरे लोगों का दिमाग कैसे काम करता है। मैं सोचता था जोक्स कैसे बनाते हैं, मैथ्स के आइडियाज कैसे सोचता हूँ, गलती से क्या बोल देता हूँ, अजीब सपने और सोच कैसे आते हैं। मैं ये भी सोचता था कि अगर मैं लड़की होता तो कैसा लगता, किसी और लैंग्वेज में सोचता तो कैसा लगता, आइंस्टीन, कुत्ता, चील या मच्छर होता तो कैसा लगता। जिंदगी मस्ती भरी थी। जब मैं 12 साल का था तो हमारे परिवार में मुसीबत आई। मेरी छोटी बहन मौली सिर्फ 3 साल की, उसके साथ कुछ गड़बड़ थी। वो न समझ पाती थी न बोल पाती थी, आज तक नहीं बोल पाई। पता भी नहीं चला क्यों। वो बिना शब्दों के प्यार से रहती थी। बहुत दुख था। हमारे माँ बाप ने हर जगह दिखाया, ब्रेन सर्जरी का सोचा, सब कुछ ट्राई किया। उनके इस स्ट्रगल को देख के मैं दिमाग और कॉन्शियसनेस पे सोचने लगा। मैंने ब्रेन पे सिंपल बुक्स पढ़नी शुरू की। फिर मुझे समझ आया कि आई या खुद का होना भी एक अजीब चीज है जिसका फिजिकल बेस है। ये सब सोच के मुझे चक्कर आ गया, सब कुछ अजीब लगने लगा। हाई स्कूल के लास्ट टाइम में मैंने कर्ट गोडेल के मैथ्स के आइडियाज जाने और प्रोग्रामिंग सीखी स्टैनफोर्ड की पुरानी कंप्यूटर पे। यह मशीन मुझे जादुई लगती थी। मैथ्स बनाती थी, अलग अलग लैंग्वेज में अजीब लाइंस लिख देती थी। मुझे सिंबॉलिक लॉजिक पे भी क्रेज हो गया। उनके सिंबल्स, पैटर्न्स, सही गलत, पॉसिबिलिटीज सब कुछ दिखते थे। मुझे लगा इन सब चीजों में दिमाग के राज छुपे हैं। इस चक्कर में मेरा दिमाग हिल गया। एक दिन 16-17 साल की एज में मुझे ये लगा कि कॉन्शियसनेस एक मिराज है। जैसे पानी दूर से दिख रहा हो, वैसे दिमाग भी अपने आप को देख रहा है। कॉन्शियसनेस लगता है कि असली है, पर असल में वो एक इल्यूजन है। जैसे खुद को खुद ही बनाता है, फिर गायब हो जाता है जब ध्यान से देखो। मैं अपने थॉट्स को पकड़ के रखना चाहता था, इसलिए मैंने प्लेटो और सोक्रेटिस नाम के 2 फिलोसोफर्स के डायलॉग लिख दिए। उस टाइम मुझे असली प्लेटो सोक्रेटिस के बारे में ज्यादा पता नहीं था। अब मुझे लगता है वो इमेच्योर था, पर फिर भी उसे बुक की शुरुआत में रखा है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट आइडियाज को हिंट करता है। फिर 10 साल बाद मैंने अपनी पहली बुक पे काम स्टार्ट किया। पहले सोचा था नाम होगा गॉडेल्स थ्योरम एंड द ह्यूमन ब्रेन। मेरा मेन एम था दिमाग, सेल्फ और कॉन्शियसनेस को गॉडेल के स्ट्रेंज लूप कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना। जैसे मीनिंगलेस सिंबल्स से गॉडेल ने सेल्फ रेफरेंस बनाया, वैसे ही इंसान के ब्रेन में भी सेल्फ बनता है। यही सोच के मैंने गॉडेल, एशर, बाख लिखी। वो बुक बहुत पॉपुलर हुई, पर मुझे लगा लोगों ने उसका असली मैसेज नहीं समझा। लोग बुक को अलग रीजन से पसंद करते थे, पर मेरा रियल पॉइंट मिस हो जाता था। दूसरे बुक्स भी लिखी, पर फिर भी लोग समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहता था। 1999 में जब बुक को 20 साल हो गए, पब्लिशर ने कहा प्रीफेस लिखो। मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन लिखी, कहा कि लगता है मैंने अपना इम्पोर्टेंट मैसेज छिला के खाली चेस्म में डाल दिया और किसी ने सुना ही नहीं। फिर एक दिन 2003 में 2 यंग फिलोसोफर केन और उड़िया ने मुझे ईमेल किया, कहा कि अपनी थियरी ऑफ कॉन्शियसनेस पे चैप्टर लिखो उनके एंथोलॉजी के लिए। उन्होंने मेरा प्रीफेस का वही लाइन भी कोट किया, कहा कि अब आपको दोबारा अपने आइडियाज एक्सप्लेन करने का चांस है। मुझे अच्छा लगा उनका वार्मथ, तो मैंने मान लिया। मैंने चैप्टर लिखना इटली के एक सुंदर विलेज एंटर सिल्वा डीमेजो के होटल रूम में शुरू किया। सोचा था आधा लिख लिया, पर वापस ब्लूमिंगटन यानी इंडियाना आके लिखते लिखते पूरा चैप्टर 4 टाइम्स लंबा हो गया। केन और उड़िया को जब भेजा तो उन्होंने पेशेंस दिखाया, चैप्टर को आधा कट किया, हेल्प की। तब मुझे लगा कि एक
पूरी बुक बन सकती है, इसलिए मैंने अपने चैप्टर का नाम दिया What is it like to be a strange loop और बुक का नाम रखा I am a strange loop। केन और उरिया की बुक में मेरा एसे आखिरी में डाला बियॉन्ड फिलॉसफी सेक्शन में। मुझे नहीं पता कि उस सेटिंग में मेरा आइडिया कितना इम्पैक्ट करेगा, पर मुझे उम्मीद है कि ये नई बुक हर टाइप के लोगों तक, यंग ओल्ड, स्पेशलिस्ट नॉन स्पेशलिस्ट, सब तक पहुंचेगी और उनको सेल्फ और सोल के बारे में नए तरीके से सोचने का मौका देगी। मैं केन और उरिया के शुक्रिया भी करता हूँ, उनकी वजह से ये बुक शुरू हुई। लगभग 45 साल बाद मैं फिर से वही टॉपिक्स सोल, सेल्फ, कॉन्शियसनेस पे लिख रहा हूँ। जब मैं टीनेजर था तब जो अजीब लगता था वही अब भी लगता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं और ये सब चीज़ें कितनी मिस्टीरियस हैं। ये बुक मेरे बारे में नहीं है, आई के कॉन्सेप्ट पे है, मतलब ये आपके बारे में भी उतनी ही है जितना मेरे। मैं चाहता तो बुक का नाम यू आर अ स्ट्रेंज लूप या आई इज अ स्ट्रेंज लूप भी रख सकता था, पर वो नाम अजीब लगते। बुक का टॉपिक है आई क्या है, हम क्या हैं। मेरे ऑडियंस हमेशा आम पब्लिक हैं, स्पेशलिस्ट नहीं। वैसे मैं खुद भी कोई बड़ी स्पेशलिस्ट नहीं, पर 30 साल से मैं स्टूडेंट्स के साथ दिमाग पे रिसर्च कर रहा हूँ। एनोलॉजी मेकिंग, क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव एरर्स, कैटेगराइजेशन, ह्यूमर, लैंग्वेज, ट्रांसलेशन, मेमोरी, सब कुछ स्टडी किया है, सेमिनार्स भी दिए हैं। तो एक तरीके से मैं सोच पे स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे पक्का लगता है कि हम हमेशा पुरानी चीज़ों से एनोलॉजी बना के सोचते हैं, जैसे मेटाफर्स, सिंपल लैंग्वेज बेस्ट है। जब हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बात करते हैं तब सबसे अच्छी कम्युनिकेशन होती है। मेरा स्टाइल है हॉर्सीज एंड डॉगीज स्टाइल, जो सिंपल ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हैं, हाई लेवल अब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं। कई लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ बड़े आइडियाज़ अब्स्ट्रैक्शन पे ध्यान देता हूँ, पर मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट तरीके से बात करता हूँ। हॉर्सेस और डॉगीज फ्रेज मैंने पीनट्स कार्टून से लिया और यही फ्रेज अपनी टीचिंग, स्पीकिंग, राइटिंग में यूज़ करता हूँ। मुझे इंडियाना यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में काम करने की आज़ादी मिली, बिना ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर के, जिसकी वजह से मैं अपने इंटरेस्ट पे फोकस कर सका। मैं दूसरे एकेडमिक्स की तरह रिसर्च पेपर्स नहीं लिखता, ज़्यादा बुक्स लिखता हूँ, वो भी सिंपल और क्लियर तरीके से। मैं सोच रहा था कि ये बुक बस पुरानी बुक गोडल एशरबाख का सिंपल वर्जन होगी, पर लिखते लिखते नए आइडियाज़ आ गए। पहले वाली बुक में चैप्टर्स और डायलॉग्स का मिक्स था, पर इस बार मैंने डायलॉग्स रिपीट नहीं किए, लेकिन लिखते लिखते रीडर और खुद के बीच डायलॉग आ ही गए। इसलिए इस बुक में 2 डायलॉग्स हैं जिसमें मैं खुद से डिबेट करता हूँ। मुझे फॉर्म और कंटेंट के बीच का रिलेशन पसंद है, इसलिए हर पेज लेआउट पे भी ध्यान दिया है ताकि बुक पढ़ने में, देखने में भी अच्छी लगे। गोडल एशरबाख मैंने यंग एज में लिखी, जब मैं 27-28 साल का था, पर अब ये नई बुक ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि मुझे अब ज़िंदगी की मुश्किलें, दुख, सोल सर्चिंग ज़्यादा समझ में आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, राइटिंग और अंदर की और रिफ्लेक्टिव हो जाती है, हो सकता है थोड़ी सैड भी हो जाए। जीबी के लिए एक ब्लर्ब आया था, जीबी यानी मेरी पुरानी बुक गोडल एशरबाख के लिए। इट हैज़ अ यूथफुल वाइटैलिटी एंड अ वंडरफुल ब्रिलियंस, पर गलती से कई कॉपीज में यूजफुल वाइटैलिटी लिख दिया गया। मैं चाहता हूँ कि आप सबको सोचने का तरीका मिले, आप समझें कि इंसान होना या सिर्फ होने का क्या मतलब है, क्या होता है, और हो सके तो आप भी खुद को एक स्ट्रेंज लूप समझने लगे। यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी।
प्लेटो और सोक्रेटिस बात कर रहे हैं कि लाइफ यानी जिंदा होने का क्या मतलब है। प्लेटो कहते हैं कि लिविंग क्रीचर वो है जो जन्म के बाद बढ़ता है, खाता है, स्टिमुली पे रिएक्ट करता है और आखिर में रिप्रोड्यूस करता है। सोक्रेटिस कहते हैं कि तुम क्रिएचर को बॉडी बोल रहे हो, पर कई लोग मानते हैं कि बॉडी के अलावा सोल भी होती है। प्लेटो कहते हैं हाँ, मैं मान लेता हूं कि क्रिएचर्स के पास बॉडी है। सोक्रेटिस पूछते हैं क्या फिर छोटी छोटी चीजें जैसे फ्लिया, माउस के पास भी सोल है? प्लेटो मानते हैं कि डिफिनीशन के हिसाब से हाँ। सोक्रेटिस फिर पूछते हैं क्या पेड़ पौधे, घास के टुकड़े भी सोल वाले हैं? प्लेटो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, फिर कहते हैं कि सिर्फ एनिमल्स के पास सोल है। सोक्रेटिस कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में बाउंड्री कौन सी है? प्लेटो कहते हैं कुछ क्रीचर्स दोनों जैसे होते हैं। तो शायद मुझे कहना चाहिए कि सिर्फ ह्यूमंस के पास सोल है, यानी आत्मा। सोक्रेटिस फिर पूछते हैं कौन से एनिमल्स को आत्मा वाला मानते हैं? प्लेटो कहते हैं हायर एनिमल्स, जो सोच सकते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं तो हायर एनिमल्स जिंदा हैं। प्लेटो कहते हैं असली जिंदा वही है जिनके पास आत्मा है, सोल, बाकी बस सिम्टम्स हैं लाइफ के। तो सोक्रेटिस कहते हैं तो तुम्हारे हिसाब से ट्रू लाइफ सोल यानी आत्मा पे डिपेंड करती है? प्लेटो कहते हैं हाँ। सोक्रेटिस पूछते हैं सोल मतलब सोचने की पावर, है ना? प्लेटो कहते हैं हाँ। सोक्रेटिस कहते हैं तो आप असल में पूछ रहे हैं कि सोचना क्या है? प्लेटो कहते हैं ये कंक्लूजन अजीब लग रहा है। सोक्रेटिस कहते हैं कि ये सब फैक्ट्स आपने ही मुझे दिए, मैं तो बस लॉजिक लगा रहा हूं। प्लेटो मानते हैं कि सोचना या नोइंग को समझना मुश्किल है। जानना या नोइंग बस लिख लेना या बोल देना नहीं है, उससे ज्यादा कुछ है। जानना कन्विक्शन है, पर एग्जैक्ट क्या है वो समझ नहीं आता। सोक्रेटिस कहते हैं तो जानना उतना सिंपल नहीं जितना लगता है। प्लेटो कहते हैं हाँ, जब हम एनालाइज करते हैं नोइंग को तो वो हमसे बच निकलता है। सोक्रेटिस कहते हैं तो आई नो बोलते हुए भी हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग समझ नहीं आता। सोक्रेटिस कहते हैं अगर मैं पूछूं क्या आप जिंदा हैं तो आप कहेंगे हाँ मैं जिंदा हूं। अगर पूछूं कैसे पता तो कहेंगे फील होता है, जानता हूं मैं जिंदा हूं। सोक्रेटिस कहते हैं मान लो एक मशीन बना दी जाए जो इंग्लिश बोल सके। अगर मैं उस मशीन से पूछूं क्या तुम जिंदा हो और वो वही जवाब दे जो तुम दे रहे हो, तो तुम क्या सोचोगे उसके जवाब के बारे में? प्लेटो कहते हैं मशीन सिर्फ शब्दों से खेलती है, असली मीनिंग नहीं समझ सकती। जैसे कैनिंग मशीन फ्रूट डालती है कैन में। सोक्रेटिस कहते हैं इंसान का दिमाग भी तो मैथ्स के हिसाब से काम करता है, नर्व सेल्स की एक्टिविटी भी कैलकुलेशन है। और तुमने खुद कहा था कि टू नो का मीनिंग पक्का नहीं पता। बचपन में तुमने टू नो का मतलब कैसे सीखा? प्लेटो कहते हैं सुन के सीखा। सोक्रेटिस कहते हैं तो ऑटोमेटिक एक्शन से सीखा। प्लेटो कहते हैं हाँ मैंने कॉन्टेक्स्ट से सीखा और अब बिना सोचे समझे यूज करता हूं। सोक्रेटिस कहते हैं तो जब तुम बोलते हो मैं जिंदा हूं तो ये सेंटेंस भी ऑटोमेटिक है, ब्रेन का रिफ्लेक्स है, ना कि सोच समझ के कहा गया है। प्लेटो डिसएग्री करते हैं, कहते हैं कि सब थॉट्स रिफ्लेक्स नहीं होते, कुछ कॉन्शियसली भी सोचते हैं। सोक्रेटिस पूछते हैं कैसे कॉन्शियसली सोचते हैं? प्लेटो कहते हैं सही शब्द ढूंढते हैं। सोक्रेटिस पूछते हैं सही शब्द कैसे मिलते हैं? प्लेटो कहते हैं सिनोनिम्स या फेमिलियर वर्ड्स ढूंढते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं तो आदत के बेसिस पे सोच रहे हैं। प्लेटो मानते हैं सोच
वर्ड्स को सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ के होती है, हैबिट से। सोक्रेटिस कहते हैं फिर कॉन्शियस थॉट्स भी रिफ्लेक्स ही हुए। प्लेटो कहते हैं फिर मैं कैसे जानूं कि मैं कॉन्शियस हूं या जिंदा फील करता हूं अगर सब हैबिट है तो। सोक्रेटिस कहते हैं ये पूरा लॉजिक दिखाता है कि तुम्हारी रिएक्शन सिर्फ हैबिट है, कॉन्शियस थॉट नहीं है। जब तुम बोलते हो मैं जिंदा हूं तो क्या एक्चुअली समझते हो या बस रिफ्लेक्स है? प्लेटो कहते हैं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो गई है। सोक्रेटिस कहते हैं दिमाग नई सोच पे फेल हो जाता है, आई एम अलाइव जैसे सिंपल सेंटेंस को भी हम ठीक से नहीं समझ पाते। सोक्रेटिस कहते हैं कई एक्शंस और थॉट्स ऐसे ही ऑटोमेटिक होते हैं। हम सोचते हैं हमने सोच के किया, पर डीप एनालिसिस पे सब रिफ्लेक्स लगता है। प्लेटो कहते हैं तो अलाइव फील करना भी इल्यूजन है, हैबिट का रिजल्ट, और लिविंग क्रीचर सिर्फ रिफ्लेक्स का कलेक्शन है। सोक्रेटिस कहते हैं हाँ, मेरे हिसाब से लाइफ यही है। एक दिन मैं किचन में था, पापा की फोटो देख के मम्मी ने दुखी होकर कहा, इस फोटो का क्या मतलब? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, बेकार है। मम्मी की बात सुन के मुझे लगा कि मैं उनसे सहमत नहीं हूं, पर कैसे समझाऊं, समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा और मम्मी को समझाने के लिए एक मिसाल दी। जैसे हमारे घर में चॉपिन की पियानो म्यूजिक वाली बुक है, उसके पेजेस भी सिर्फ कागज के टुकड़े हैं जिन पर काले निशान बने हैं, पर वही मार्क्स दुनिया भर के लोगों को 150 साल से खुशी दे रहे हैं, पियानो बजाने वाले और सुनने वाले दोनों को। उन नोट्स की वजह से हम चॉपिन के दिमाग या आत्मा की फीलिंग समझ पाते हैं। वो मार्क्स उसकी बिखरी हुई आत्मा के टुकड़े हैं जो दूसरे लोगों के दिमाग में जिंदा हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही पापा की फोटो भी उनकी आत्मा का एक टुकड़ा है जो हमें उनकी याद, उनकी मुस्कुराहट, उनकी अच्छाई फिर से याद दिला देती है। जैसे म्यूजिक की शीट को संभाल के रखते हैं, वैसे ही फोटो को भी चेरिश करना चाहिए। मैं बिना किसी गिल्ट के टोमेटो काट के खा लेता हूँ क्योंकि ये नहीं लगता कि टोमेटो में कोई आत्मा या फीलिंग है। टोमेटो सिर्फ बॉडी है, उसको माइंड बॉडी प्रॉब्लम नहीं है। मैं मच्छर भी मार देता हूँ बिना सोचे, पर चींटी पे कदम नहीं रखना चाहता और दूसरे इंसेक्ट्स को पकड़ के बाहर छोड़ देता हूँ। कभी कभी चिकन और फिश भी खा लेता हूँ, पर मैमल्स का मांस खाना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। मुझे उनका टेस्ट अभी भी अच्छा लग सकता है, पर मोरल रीजन से नहीं खाता। और यह सब मेरी सोल पे सोचने से ही आया। जब मैं 15 साल का था, स्टैनफोर्ड के लैब में काम करता था। वहां गिनी पिग्स पे एक्सपेरिमेंट्स होते थे। एक दिन मुझे कहा गया कि 2 गिनी पिग्स ले आऊं, पर जैसे ही सोचा कि उनको उठाना है, मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया। उस दिन के बाद कभी किसी ने मुझे एनिमल्स सेक्रीफाइस करने को नहीं कहा। लेकिन अजीब बात है कि फिर भी मैंने सालों तक मीट खाया क्योंकि आसपास सभी खाते थे, किसी ने डिस्कस नहीं किया था। मुझे वेजिटेरियन लोग अजीब लगते थे, पर एक दिन मैंने रोल्ड डहेल की स्टोरी पिग पढ़ी। उसमें एक इनोसेंट लड़का लेक्सिंगटन जो वेजिटेरियन था पहली बार मीट खाता है, फिर स्लॉटर हाउस का टूर करता है और अचानक वो खुद भी एक पिग की तरह लटका दिया जाता है और उसकी भी सेक्रीफाइस हो जाती है। यह स्टोरी मेरे दिमाग में घंटी बजाती रही। मैं खुद को उस पिग और लेक्सिंगटन दोनों की जगह सोचता रहा। इस स्टोरी के कुछ महीने बाद सर्डिनिया में फैमिली के साथ कॉन्फ्रेंस में गया। वहाँ एक पार्टी में रोस्टेड पिगलेट सर्व होने थे, पर इस स्टोरी की वजह से मैं और मेरी बहन लौरा दोनों वहाँ नहीं गए। होटल में ही पास्ता सब्जी खाई। उस स्टोरी और सर्डिनियन पिगलेट ने मुझे
पूरी तरह मीट छोड़ने पे मजबूर कर दिया। लेदर शूज भी नहीं लिए। मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को भी कन्विंस कर लेता था वेजिटेरियन बनने को, पर ज्यादा दिन वो नहीं टिकते थे। तब मुझे लगता था कि मेरे हीरोज जैसे आइंस्टीन कैसे मीट खाते थे, ये समझ नहीं आता था। पर बाद में पता चला आइंस्टीन भी वेजिटेरियन थे, कंपैशन की वजह से। फिर अजीब चीज हुई। कुछ साल बाद अमेरिकन सोसाइटी के प्रेशर में मैंने फिर मीट खाना शुरू कर दिया। लगता था जैसे पहले की सारी सोच गायब हो गई। मैं खुद भी समझ नहीं पाया कि मैं एक ही दिमाग में दो अलग इंसान कैसे बन गया। फिर एक दिन इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक थॉटफुल लेडी सू मिली जो स्ट्रांग वेजिटेरियन थी। उसने मुझे फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया और मैंने फिर से मीट छोड़ दिया। अगले कुछ साल ऊपर नीचे हुआ, पर फिर लेट 30s में मैंने सेटल कर लिया कि सोल की आत्मा के भी साइजेस होते हैं। मुझे लगा कि छोटी सोल्स जैसे कुछ एनिमल्स उनको कभी सेक्रीफाइस कर सकते हैं बड़े सोल्स के लिए जैसे इंसान। मैमल्स के यहाँ लाइन खींचना परफेक्ट नहीं है, पर मैंने वही फॉलो किया और इसी पे कई साल बना रहा। इंग्लिश लैंग्वेज में हम पिग या काऊ नहीं खाते, हम पॉर्क और बीफ खाते हैं। चिकन बोलते हैं लेकिन कभी चिकन्स नहीं खाते। यानी हम शब्दों को अलग यूज करते हैं ताकि एनिमल और मीट अलग लगे। बच्चों को जब यह समझ आता है कि प्लेट में जो खाना है वो वही प्यारा एनिमल है तो उनको कंफ्यूजन होता है, पर आगे जाके ज्यादा सोचते नहीं क्योंकि मीट खाना नॉर्मल लगने लगता है। स्टोर में जब लिवर, हार्ट, टंग जैसी चीजें दिखते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, पर ग्राउंड बीफ या बेकन देख के एनिमल की याद नहीं आती, इसलिए उसको खाना आसान लगता है। पर जब स्टोर के पीछे का सीन दिखता था जहां बड़े बड़े मीट के टुकड़े हुक पे लटके होते थे, तब मुझे अजीब लगता था कि ये कौन था, इसका अंदर का लाइट कैसे बुझ गया, ये सब सोचता था। यूरोप में तो और भी ज्यादा क्लियर हो गया जब पूरा एनिमल का सर मार्केट में दिखता था। फिर मुझे फिर से सोच आई, ये कौन था, इसकी आंखों से किसने देखा, ये मेल था या फीमेल, ये आइडेंटिटी क्या थी। बाकी लोग बिना सोचे आगे बढ़ जाते थे, पर मुझे लाइफ, डेथ और सोल यानी आत्मा के बारे में स्ट्रांग क्वेश्चंस आते थे। कभी कभी चींटी या मच्छर मारने पर भी सोचता था, पर इतना डीप नहीं क्योंकि लगता था उनमें इतने मीनिंग नहीं। लेकिन फिर भी एक रिगलिंग इंसेक्ट देख के सोल सर्चिंग हो जाता था। मैं ये ग्रिम बातें किसी क्रूसेड के लिए नहीं कह रहा हूं, पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सोल यानी आत्मा क्या होती है, किसके पास होती है, यही बुक का मेन सवाल है। ये सवाल हर किसी की जिंदगी में आता है, चाहे अंदर ही अंदर, चाहे खुल के। चॉपिन की म्यूजिक बजाते टाइम मैंने एक क्रिटिक होनेकर की ऐसे पढ़ी थी जिसमें कहा था कि स्मॉल सोल्ड लोग चॉपिन का टफ पीस न बजाएं, मतलब सबके सोल एक जैसे नहीं होते, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे, और इस वजह से सब कुछ सबके लिए नहीं है। ये आइडिया आज की सोसाइटी में एलिटिस्ट लगता है, पर सच ये है कि हम सबके अंदर ये सोच छुपी हुई है कि कुछ लोगों के सोल बड़े हैं कुछ के छोटे। लोग कैपिटल पनिशमेंट में भी बिलीव करते हैं, किसी का सोल पब्लिक में ही खत्म कर दिया जाता है। वॉर में हम एनिमी सोल्जर्स को मारना ठीक मानते हैं, जैसे उनका सोल छोटा हो गया हो। पहले जमाने में स्लेवरी भी सही मानी जाती थी, जैसे दूसरे इंसान का सोल छोटा हो। कुछ धार्मिक लोग मानते हैं कि दूसरे रिलीजन वाले या एथिस्ट या ट्रेटर के पास सोल ही नहीं है, इसलिए उनका मरना सही है। कुछ लोग मानते हैं कि औरतों के सोल छोटे हैं। काफी लोग मानते हैं कि अल्जाइमर के पेशेंट्स या डेड ब्रेन वाले या अभी फर्टिलाइज्ड एग या फीटस के पास फुल सोल नहीं है, माँ का सोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आती है प्रैक्टिकल जिंदगी। मैं, आप,
सबको रोज ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से जीव को मारना ठीक है, कौन से को नहीं। जैसे मच्छर, मक्खी, खरगोश, लॉबस्टर, टर्की, पिग, डॉग, हॉर्स, मिंक या बैक्टीरिया, सब पे हम कुछ न कुछ डिसीजन लेते हैं। छोटे और बड़े मोरल डायलेमा रोज आते हैं। हम पूछते हैं कि क्या बेबी लैम्ब का सोल इम्पोर्टेंट है या लैम्ब चॉप्स का टेस्ट ज्यादा? क्या मछली को मार के खाना ठीक है? क्या ग्रास हॉपर, मच्छर, बैक्टीरिया के अंदर भी एक छोटा सा लाइट ऑन है या अंधेरा है? मैं डॉग नहीं खाता, पर पिग का बेकन खाता हूं। क्यों? टोमेटो खाने में कोई गिल्ट नहीं, पर ट्री काटने पे गिल्ट हो सकता है। सब डिसीजंस हम करते हैं, चाहे सोसाइटी के फ्लो में या सोच समझ के। बड़ी बात है कि हम इंसान अपना दिमाग, लैंग्वेज और कल्चर की वजह से ज्यादा पावरफुल हैं, और इसी पावर से डिसाइड करते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं। सबके दिमाग में एक अपना रैंकिंग है कि कौन से जीव का सोल यानी आत्मा बड़ा है, कौन से का छोटा। फिर बात आती है इंटीरियोरिटी की। किस चीज के अंदर कितना अंदर का मैं या आई है। स्टार वॉर्स के रोबोट्स C-3PO और R2-D2 जैसे दिखते हैं, तो हम उनमें भी फील कर लेते हैं कि उनके अंदर कुछ चल रहा है, उनका अपना आई है। पर वही जब आइडेंटिकल रोबोट्स मार्च करते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं तो किसी को दुख नहीं होता, क्योंकि लगता है उनमें कोई अंदर से लाइट नहीं थी, बस मशीन थी। तो हम डिसाइड करते हैं कि किस चीज के अंदर असली मैं या आई है, किसके अंदर नहीं। और यही डिफरेंस इंसान, डॉग, रोबोट या अल्जाइमर पेशेंट में भी हम महसूस करते हैं। मैं मानता हूं कि जब स्पर्म और एग मिलते हैं उसी वक्त फुल ह्यूमन सोल नहीं बन जाती। सोल धीरे धीरे बनती है, बहुत सालों में ग्रो करती है। मैं ये मानना चाहता हूं कि सोल को हम एक स्केल पे सोच सकते हैं, 0 से 100 तक, और उसके यूनिट्स को यूनिकर्स कह लीजिए मजाक में। मैं, आप, हम सब 100 यूनिकर्स के आसपास हैं। पर फिर मुझे लगा सोल टॉलनेस की तरह भी हो सकती है, कुछ लोगों में कम, कुछ में ज्यादा। शायद कुछ लोग 150 यूनिकर्स तक भी पहुंच सकते हैं, कुछ 50 पे ही रह जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि सोल की वैल्यू सब में अलग हो सकती है। जब नया जाइगोट बनता है उसका सोल 0 यूनिकर्स ही होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे पैटर्न बनता है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है और सोल वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है। मैं ये भी मानता हूं कि सोल एक ब्लैक वाइट ऑन ऑफ चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही स्मूथ, ग्रेजुअल, ब्लरी स्केल है जो टाइम के साथ बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और हर स्पीसीज, हर ऑब्जेक्ट में अलग होती है। लोगों के अंदर अनकॉन्शियसली भी यही स्केल चलती है, जैसे कोई फूड खाना है या नहीं, कपड़ा खरीदना है या नहीं, इंसेक्ट मारना है या नहीं, किस पे पिटी फील करनी है, कौन नो लॉन्गर देयर है या नहीं। सब अपने माइंड में ये कॉन्टिनम लेके ही जीते हैं। अगर कोई पूछे कि क्या मैं 2 साल के बच्चे की लाइफ को 20 साल के एडल्ट से कम इंपॉर्टेंट समझता हूं, तो मेरा आंसर है नहीं। हाँ, 20 साल वाले में ज्यादा सोल है, पर 2 साल वाले में बहुत पोटेंशियल है, और क्यूटनेस भी एक शील्ड है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। ये नेचर ने बनाया है। बुक का मेन एम है ये समझना कि ये स्पेशल पैटर्न क्या है जो सोल या आई, लाइट ऑन इनसाइड, इंटीरियोरिटी, कॉन्शियसनेस, सब चीजें बनाता है। ये सब एक स्लाइडिंग स्केल पे होती है, यस नो टाइप नहीं होती। फिलोसफर्स अलग शब्द यूज करते हैं, इंटेंशनैलिटी, सेमेनेटिक्स, कॉन्शियसनेस, पर सब एक ही टाइप की चीजें हैं, बस फोकस थोड़ा अलग है, सब डिग्री में होते हैं। जब मैंने ये चैप्टर लिखना शुरू किया तो मैं चिकन और फिश खाता था, लेकिन फिर जब मैंने स्टोरी पिग पे दोबारा सोचा, मुझे महसूस हुआ कि मैं अंदर से चिकन,
फिश खाने में कंफर्टेबल नहीं हूं। एकदम से मैंने भी अपनी फैमिली के साथ वेजिटेरियन बनना डिसाइड कर लिया। मेरा पूरा डाइट बदल गया, जैसे मैं वापस 21 साल का सर्डिनिया वाला डॉग बन गया हूं। ये राइटिंग का इफेक्ट मुझे ही रिवर्स दे गया। जो चॉइसेस हम अभी लेते हैं, जब वो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं तो हम खुद भी चेंज हो जाते हैं, और यही आई एम अ स्ट्रेंज लूप का मतलब है। ब्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है? जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं ब्रेन का स्टडी करता हूं, तो एक तरफ से मैं कहता हूं कि नहीं, मैं सोचने पे रिसर्च करता हूं, जैसे शब्द, कॉन्सेप्ट्स, याद कैसे बनती है, आइडियाज कैसे निकलते हैं, एनोलॉजीज कैसे बनती है, हम स्लिप्स ऑफ टंग क्यों करते हैं, कैसे कोई इवेंट दूसरे की याद दिला देता है, हम लेटर्स को कैसे समझते हैं, ह्यूमर कैसे आता है, etc। दूसरी तरफ से मेरा मानना है कि हाँ, सोचने का मतलब ब्रेन ही है, तो ब्रेन रिसर्च का मतलब क्या है? न्यूरोसाइंटिस्ट के हिसाब से ब्रेन का स्टडी मतलब होता है अमीनो एसिड्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, डीएनए, सिनेप्सिस, न्यूरॉन्स, कॉर्टेक्स, हेमिस्फीयर, etc। पर यह सिर्फ फिजिकल लिस्ट है। असली में चीजें तो अब्स्ट्रैक्शंस हैं, जैसे डॉग का कॉन्सेप्ट, डॉग बार्क का लिंक, ऑब्जेक्ट फाइल्स, फ्रेम्स, मेमोरी पैकेट्स, लॉन्ग या शॉर्ट टर्म मेमोरी, एपिसोडिक या मेलोडिक मेमोरी, एनोलॉजीज, मेंटल स्पेसेस, मीम्स, ईगो, ग्रामर, सेंस ऑफ ह्यूमर, आई, ये सब भी ब्रेन की स्ट्रक्चर है। अभी ये फिजिकल दिखते नहीं, पर जैसे जीन या एटम का कॉन्सेप्ट पहले आया था, वैसे ही इनको भी हम रियल मान सकते हैं। ब्रेन के माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, पर बड़ा पिक्चर मिस हो जाता है। जैसे हार्ट का माइक्रोस्कोप लेवल पे सेल स्ट्रक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, पर असली काम है पंप करना। वैसे ही ब्रेन का असली काम सोचना है। ब्रेन को समझना है तो उसकी लार्ज स्केल आर्किटेक्चर पे फोकस करना होगा, छोटी छोटी डिटेल्स पे नहीं। हार्ट सर्जन्स सेल पे नहीं, हार्ट के पार्ट्स पे ध्यान देते हैं। कार बायर एटम्स नहीं देखता, कंफर्ट और फीचर्स देखता है। वैसे ही सोचने, क्रिएटिविटी या कॉन्शियसनेस समझना है तो माइक्रोस्कोपिक नहीं, बड़े लेवल पे सोचना चाहिए। कुछ लोग जैसे फिलोसोफर जॉन सीयरले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थिंकिंग मशीन्स का मजाक उड़ाते हैं। सीयरले कहते हैं कि ट्यूरिंग मशीन्स जैसे मॉडल्स, यानी पेपर, बियर कैंस, पिंग पोंग बॉल्स, टिंकर टॉय से भी बन सकते हैं, और सोचना तो टॉयलेट पेपर या बियर कैंस भी कर सकते हैं क्या? लोग सुनते ही हंसने लगते हैं, पर असल में ये सिर्फ फनी इमेज है, जिससे लोग बिना सोचे ही एआई मॉडल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। सीयरले ये भी मजाक बनाते हैं कि अगर सोचने वाला सिस्टम बियर कैन से बना हो, तो क्या एक बियर कैन पर आई एम थर्स्टी लिखने से वो कैन प्यासा हो जाएगा? और वो दिखाता है जैसे हर फीलिंग, हर सोच एक कैन या एक सेल में ही बंद हो। पर यह गलत सोच है, क्योंकि कोई भी रियल मॉडलर ऐसा नहीं मानता कि एक थॉट या एक फीलिंग सिर्फ एक न्यूरॉन या एक बियर कैन में होती है। असली थिंकिंग या एक्सपीरियंस एक बहुत बड़े पैटर्न, बहुत सारी चीजों के इंटरैक्शन से आती है, न कि एक छोटी चीज से। जैसे पहले न्यूरोलॉजी में ग्रैंड मदर सेल थियरी थी कि एक सेल सिर्फ दादी को पहचानता है, लेकिन ये अब माना नहीं जाता। फिर भी लोग कैची इमेजेस के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग गलत मान लेते हैं कि ब्रेन के हर कॉम्प्लेक्स काम का जवाब उसके सबसे छोटे पार्ट में ही मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जैसे एक मिनरल की प्रॉपर्टीज बिलियंस एटम्स के इंटरैक्शन से मिलती हैं, वैसे ही दिमाग की मेंटल प्रॉपर्टीज भी बहुत सारे न्यूरॉन्स, पैटर्न्स और लेवल से बनती है, न कि एक न्यूरॉन से। इसीलिए
दिमाग के काम को समझने के लिए हमें मल्टी लेवल अप्रोच रखनी पड़ती है। सिर्फ छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बेकार है। जो भी बड़ी सोच, एनोलॉजी, मेमोरी, कॉन्शियसनेस या आई है, वो एक ही जगह पे नहीं, पूरे सिस्टम के पैटर्न से आती है। एक बुक का एग्जाम्पल लीजिए, मॉलिक्यूलर गॉड्स, हाउ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन आवर बिहेवियर। क्या सच में मॉलिक्यूल्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, या आइडियाज, बिलीव्स, होप्स, ड्रीम्स भी कुछ करते हैं? रॉजर स्पेरी की बात को अगर मैं कोट करूं तो उनका कहना है कि ब्रेन के अंदर बहुत तरह की कॉजल फोर्सेस हैं और सबसे ऊपर आइडियाज होते हैं जो असली काम करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, इवॉल्व करते हैं और इवन दूसरे ब्रेन्स और पूरी सोसाइटी तक इफेक्ट करते हैं। आइडियाज भी मॉलिक्यूल्स जितने ही रियल हैं, वो भी कारण बनते हैं। तो मैं पूछता हूं कि ब्रेन में असल में किस लेवल की चीजें सबसे ज्यादा पावर रखती हैं, कौन किसको कंट्रोल करता है? हाँ, फिजिक्स के 4 फोर्सेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग, वीक, न्यूक्लियर, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। पर हमारी जिंदगी में माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस जैसे जेलसी, लव, नॉस्टैल्जिया, आइडियाज भी इंपॉर्टेंट हैं। ये सब माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के रूल से ही निकलते हैं। पर जब हम समरी, पैटर्न या लार्ज लेवल पे सोचते हैं तब चीजें समझ आती हैं, वरना हर मॉलिक्यूल का इक्वेशन लिखने से कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे हम पाइल ऑफ लीव्स कहते हैं तो सबका शेप, कलर नहीं बताते, वैसे ही गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स नहीं बताते। यही तरीका हर जगह काम आता है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी, ब्रेन के लिए भी, जिंदगी के डिसीजंस के लिए भी। इसलिए हम रियल वर्ल्ड में माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के बिना भी जी सकते हैं, समझ सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बीच अलग अलग लेवल होते हैं, वैसे ही सोचने की दुनिया में भी थिंकोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मेंटेलिक्स जैसे अलग लेवल हैं। थिंकोडायनेमिक्स का मतलब है दिमाग के बड़े लेवल के पैटर्न्स, जैसे डिसीजंस कैसे लिए, मिस्टेक्स कैसे होती हैं, पैटर्न कैसे समझते हैं, नई यादें कैसे आती हैं, ये सब साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। मेंटेलिक्स का मतलब है छोटी छोटी चीजें, न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेल्स, सिनेप्सिस, जो न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। स्टैटिस्टिकल मेंटेलिक्स का मतलब है जब बहुत सारी छोटी चीजें मिलके एक बड़ा एवरेज्ड पैटर्न बनाती हैं, वैसे ही जैसे गैस में पार्टिकल्स मिलके प्रेशर या टेम्परेचर देते हैं। लेकिन दिमाग के केस में थिंकोडायनेमिक्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही जंप नहीं है, बहुत सारे मिडिल लेवल्स हैं और इसी वजह से हमें कभी कभी समझना मुश्किल होता है कि एक छोटी सी एक्टिविटी या सोच का न्यूरल लेवल एक्सप्लेनेशन क्या होगा। रियल लाइफ में हम वैसे भी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही देखते हैं, जैसे मॉस्क्यूटो ने काटा, उसने स्वेट किया, या वॉर रिलीजियस रीजन से हुआ। माइक्रोस्कोपिक या साइंटिफिक लैंग्वेज, प्रोबोस्किस, साइटोप्लाज्म, पेप्टाइड बॉन्ड हम बाद में सीख सकते हैं, पर असली परसेप्शन हमेशा बड़े लेवल की होती है। इसलिए हम सिंप्लीफाइड लेवल पे ही समझते हैं, उसी से सरवाइव करते हैं और यही सिंप्लीफिकेशन हमें एब्स्ट्रैक्ट सोच, आर्ट, साइंस सब बनाने में मदद करता है। मैं कुछ मेटाफर्स देता हूं। पहला एग्जाम्पल है डोमिनो चेन। हर डोमिनो को ऐसे बनाया गया है कि गिरने के बाद खुद खड़ा हो जाता है और इस चेन से कंप्यूटर बना सकते हैं। मान लीजिए किसी ने एक स्ट्रेच में 641 डोमिनोज रखे और चेन चलाई, तो प्राइम नंबर चेक हो सकता है। अगर इनपुट प्राइम है तो एक स्ट्रेच कभी नहीं गिरेगा
और ये इसलिए है क्योंकि 641 प्राइम है। मतलब एक्सप्लेनेशन अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है, ना कि सिर्फ पिछला डोमिनो नहीं गिरा इसके वजह से। वैसे ही ग्लोबल प्रॉपर्टीज फिजिकल सिस्टम से अलग होती हैं। 641 इज प्राइम, ये वाला आंसर फिजिकल वर्ल्ड से निकल के प्योर अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन देता है जो ज्यादा मीनिंगफुल है। दूसरा मेटाफर है ट्रैफिक जैम। जब हाईवे पे जाम लग जाता है तो किसी भी एक कार पे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। असली रीजन कुछ और है, जैसे कोई मैच खत्म हुआ, ऑफिस टाइम है या आगे ब्लिजर्ड है। मतलब लोकल एक्सप्लेनेशन कि मेरी आगे वाली कार नहीं हिली यूजलेस है। ग्लोबल एक्सप्लेनेशन ही सच में समझाता है। यही लॉजिक दिमाग पे भी अप्लाई होता है। अगर किसी न्यूरॉन के फायर न होने का रीजन पूछें तो लोकल आंसर होगा बाकी न्यूरॉन्स फायर नहीं हुए। पर असली रीजन ये हो सकता है कि डॉग को फैट्स डोमिनो का म्यूजिक पसंद नहीं है। ये एक अब्स्ट्रैक्ट ग्लोबल आंसर है। कोई भी न्यूरॉन इकलौता नहीं होता, सब मिलके मेरे लिए डिसीजन देते हैं, जैसे वोटिंग होती है। इसलिए डोमिनो चेन की तरह सोचिए, हमेशा अलग अलग लेवल पे एक्सप्लेनेशन ढूंढिए ताकि दिमाग का असली काम समझ आएगा। जैसे ब्रेन में या डोमिनो चेनियम में रॉजर स्पेरी ने कहा, ऑर्गेनाइजेशनल फोर्सेस का रोल होता है। वैसे ही कई चीजें ऐसी होती हैं जो अब्स्ट्रैक्ट या पैटर्न के लेवल पे कॉजेलिटी देती हैं, न कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक फिजिकल चीजें। जैसे 641 प्राइम है तो डोमिनो चेनियम में कुछ डोमिनोज नहीं गिरते, कुछ गिरते हैं, और इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन 641 का प्राइम होना ही है। मतलब बड़ी पैटर्न या कॉन्सेप्ट भी कॉज बन सकती है बिना किसी एक्स्ट्रा फिजिकल फोर्स के, क्योंकि स्ट्रक्चर ही सबसे बड़ा कारण है। वैसे ही गैस सिलेंडर का प्रेशर का एग्जाम्पल अगर लें तो इंजीनियर को मॉलिक्यूल्स की डिटेल नहीं चाहिए, उसको बस पता है कि गैस गर्म हुई तो प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन चलेगा। सारे माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स अलग हो सकते हैं पर हाई लेवल रिजल्ट्स वही आता है। लोअर लेवल डिटेल्स जैसे मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट पोजीशन, स्पीड, आइडेंटिटी, ये सब रिस्पॉन्सिबल तो हैं, पर जब तक हाई लेवल काम हो रहा है वो डिटेल्स इररेलेवेंट हो जाती हैं। जैसे अगर किसी दिन चॉपिन का एक म्यूजिक सुनते वक्त माने रिकॉर्ड प्लेयर के नीडल एक मिली सेकेंड जल्दी या बाद में रखा होता तो रूम के मॉलिक्यूल का पूरा पैटर्न बदल जाता, लेकिन म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस एक ही रहता, जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि माइक्रोस्कोपिक लॉज ने इवेंट अलाउ किए, लेकिन एक्चुअल लाइफ स्टोरी पे कोई असर नहीं पड़ता। कॉइन टॉस का भी एग्जाम्पल है। चाहे कॉइन कोई भी हो, शेप चेंज कर दीजिए, हवा बदल दीजिए, प्लेनेट बदल दीजिए, फिर भी मिलियन टॉस में अप्रॉक्स 5 लाख हेड्स ही आएंगे। हाई लेवल रिजल्ट हर माइक्रोस्कोपिक वेरिएशन से स्टेबल रहता है। यही बात अपर लेवल के पैटर्न को रियल कॉज बनाती है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें प्रेडिक्टेबल हैं, जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग, पानी का उबलना, दूध का गैस में गिरना, आवाज का सुनना, सब बराबर चलता है। माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स मैटर नहीं करती। लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है, जैसे बास्केटबॉल का शॉट लगेगा या नहीं, बोलते टाइम कौन सी स्लिप हो जाएगी, स्कीइंग में कभी गिर सकते हैं। ये सब चीजें माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स पे भी डिपेंड करती हैं, पर जनरली हमारे लिए ये सब एक स्पेक्ट्रम है, प्रेडिक्टेबल से लेके अनप्रेडिक्टेबल तक, और लाइफ इसी का मिक्स है। तो क्या एक इंसान के दिमाग में बस न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं बिना किसी मीनिंग के, या उन न्यूरॉन्स के ग्रुप के पैटर्न से सोच, आइडिया, लॉजिक बनती है? मतलब
एक्सप्लेनेशन का लेवल डिसाइड करता है कि कॉजेलिटी कौन सी चीज बन जाती है, माइक्रो या मैक्रो, पार्टिकल्स या पैटर्न, फिजिकल या सिंबॉलिक। यही बात मैं रिपीट करता हूं कि सोच या सोल या आत्मा समझने के लिए हमेशा माइक्रो से मैक्रो पैटर्न पे शिफ्ट जरूरी है। एक फीडबैक सिस्टम का एग्जांपल लीजिए, फ्लश टॉयलेट का, जिसमें पानी का लेवल मेंटेन करने का सिस्टम है, फ्लोट बॉल, रॉड और वॉल्व के थ्रू। ये एक लूप है जो कभी खत्म नहीं होता जब तक सिस्टम में डिस्टरबेंस है। हम ऐसे सिंपल सिस्टम में भी कह देते हैं कि ये टॉयलेट ट्राई कर रहा है पानी ऊपर लाने का, पर असल में ये एक मैकेनिज्म है, कोई असली डिजायर नहीं। फिर भी ऐसी लैंग्वेज कन्वीनियंट शॉर्टकट है, और यही सोच आगे जाके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, सोच, गोल्स या कॉन्शियसनेस के लिए भी अप्लाई होती है। जब कोई सिस्टम फीडबैक के थ्रू हमेशा एक पर्टिकुलर स्टेट की तरफ मूव करता है, तो हम उसको नेचुरली गोल ओरिएंटेड या टेलियोलॉजिकल लैंग्वेज में देखते हैं। मतलब हम कहते हैं कि यह सिस्टम ट्राई कर रहा है, चाहता है या डिजायर करता है किसी गोल तक पहुंचने का। जैसे एक सॉकर बॉल जो स्लोप पे रोल कर रही है, उसके बारे में हम नहीं कहते कि वो नीचे पहुंचना चाहती है, पर अगर वही बॉल गटर के यू शेप में जिग जैग करते करते सेंटर लाइन पर सेटल होने लगती है, तो लगता है जैसे बॉल सेंटर लाइन को ढूंढ रही है। तो फीडबैक, गोल, डिजायर, ये सब चीजें ब्लैक एंड वाइट नहीं है, जजमेंट कॉल पे डिपेंड करती हैं। जब फीडबैक ज्यादा हिडन या सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, तो टेलियोलॉजिकल सोच और लैंग्वेज और भी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे सैन फ्रांसिस्को के एक्सप्लोरेटेरियम में एक रेड लाइट का स्पॉट वॉल पे घूमता है। जैसे ही कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो स्पॉट तुरंत बच जाता है। लोगों को लगता है कि उस लाइट में पर्सनैलिटी है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, पर असल में बस फीडबैक लूप है, कोई रियल माइंड नहीं। प्लांट्स भी जब टाइम लैप्स में देखे जाते हैं, जैसे सनफ्लावर या बेल, तो लगता है जैसे उनमें भी कोई गोल है, वो भी कुछ चाहते हैं, स्ट्रेटजी है, पर क्या इनमें रियल डिजायर या ड्रीम है? ये सब क्वेश्चंस इसीलिए आते हैं क्योंकि फीडबैक लूप होने पर हमारी सोच मैकेनिक्स या साइबरनेटिक्स यानी गोल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। फीडबैक का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ऑडियो फीडबैक। जब माइक स्पीकर के पास आता है तो आवाज लूप में जाके एकदम से बहुत तेज हो जाती है, स्क्रीचिंग साउंड बन जाती है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल है। जैसे चेस बोर्ड पे हर स्क्वायर में डबल राइस रखने की स्टोरी शुरू में नॉर्मल लगती है, पर जल्दी ही इम्पॉसिबल हो जाती है, सब कुछ एक्सप्लोड कर देता है। पर असली दुनिया में ये एक्सप्लोजन होता नहीं, क्योंकि या तो सिस्टम खुद टूट जाता है या फिर एम्पलीफायर एक लिमिट के बाद ज्यादा एम्पलीफाई नहीं करता। आवाज एक सर्टेन वॉल्यूम पे रुक जाती है और हमारा कान बच जाते हैं। हाई पिच स्क्रीच भी इसीलिए होती है क्योंकि सिस्टम का एक नेचुरल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे स्विंग की यानी झूले की एक रिदम होती है। सिंपल फीडबैक लूप भी एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स होते हैं, सरप्राइजेस से भरे होते हैं, और जब फीडबैक और कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो सोचिए क्या क्या हो सकता है। हम सब अनकॉन्शियस लेवल पे फीडबैक लूप से थोड़ा डरे हुए रहते हैं। जैसे पहली बार वीडियो कैमरा टीवी पे पॉइंट करने में डर लगना, सेल्स पर्सन भी मना कर देता है, लगता है कुछ गलत हो जाएगा, सिस्टम टूट जाएगा। पर असल में वीडियो फीडबैक डेंजरस नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन माइंड का प्राइमल सस्पिशन है। शायद ऑडियो फीडबैक की वजह से या फिर डीप कल्चरल या साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से लोग मिरर्स से डरते हैं, कैमरास को सस्पेक्ट करते हैं, अपनी इमेज बनाने में हेजिटेशन होती है, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एक तरह से टबू लगता है,
जैसे लूप बनाना कोई रिस्की काम हो। मैंने एक बुक देखी, गॉडल्स प्रूफ, और उसमें ऐसा लगा कि ये बुक सिर्फ नंबर्स नहीं, रीजनिंग के नेचर पे है। रीजनिंग अपने ऊपर खुद अप्लाई हो सकती है, लैंग्वेज अपने ऊपर बात कर सकती है, सेल्फ रेफरेंस पॉसिबल है, और यही फैसिनेशन, यही लूप मुझे अट्रैक्ट करता है। यूज और मेंशन का फर्क, कोटेशन मार्क्स का कॉन्सेप्ट, मेटा मैथमेटिक्स, सब ये दिखाते हैं कि हम खुद पे बात करने, सोचने, रीजनिंग करने की तरफ नेचुरली खींचते हैं। तो फीडबैक लूप चाहे मैकेनिकल हो या लैंग्वेज या थॉट में हो, हमारी सोच का, कल्चर का और फैसिनेशन का मेन हिस्सा है। मुझे बचपन से ही सर्कुलर, सेल्फ अप्लाई होने वाली लूपी चीज़ें बहुत पसंद आती थी। जैसे बॉक्स के 4 फ्लैप्स को एक दूसरे के ऊपर घुमा के क्लोज करना, या 2 मिरर्स के बीच खड़े होकर अनएंडिंग इमेजेस देखना, या मॉर्टन सॉल्ट बॉक्स पर एक लड़की है जो वही बॉक्स पकड़े है जिसमें फिर से सेम लड़की बनी है, और ये इन्फिनिट चलता जाता है। हॉलैंड के मेडोरोडम पार्क में भी मुझे ये चीज़ मिसिंग लगी कि मिनिएचर का मिनिएचर हो और फिर उसका भी मिनिएचर हो, जैसे ड्रोस्टे कोकोआ बॉक्स में होता है। बचपन में 2 2s are 4 सुन के खुश हो गया, क्योंकि 2 का आइडिया 2 पे लग गया। फिर क्यूरियोसिटी बढ़ी, 3 3 3 का सोचा, पर खुद समझ नहीं पाया। मतलब सेल्फ रेफरेंस, इन्फिनिटी, लूप्स, पैराडॉक्स, इन सब चीज़ों से मुझे हमेशा थ्रिल मिलता था। मुझे जब पता चला कि बर्ट्रैंड रसल ने जब सेट थियरी में सेट ऑफ ऑल सेट्स दैट डोंट कंटेन देमसेल्व्स जैसी पैराडॉक्स पाई, तो रसल को लूप से डर लगा, और इसलिए उन्होंने थियरी ऑफ टाइप्स बनाई, जिसमें कोई सेट या वर्ड खुद पे अप्लाई नहीं हो सकता, कोई सेल्फ रेफरेंस अलाउड नहीं था। मुझे ये अप्रोच बहुत डिफेंसिव, अननेसेसरी लगी, क्योंकि कई सेल्फ रेफरेंस वाले सेंटेंसेस सिंपल होते हैं, हार्मलेस होते हैं। जैसे दिस सेंटेंस कंटेन्स 11 syllables, या द लास्ट वर्ड इन दिस सेंटेंस इज अ 4 letter नाउन। ये सब समझ आ जाते हैं, इनमें कोई पैराडॉक्स नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कुछ लूप्स डेंजरस हो सकते हैं। सब लूप्स को ही बैन करना ओवर रिएक्शन है। मुझे रसल की लूप से भागना लाइफ लॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट लगी। जब मैंने मेटा मैजिकल थीम्स मैगजीन कॉलम में सेल्फ रेफरेंस पे लिखा, तो लोगों ने क्रिएटिव, फनी सेंटेंसेस भेजे, पर कुछ लोग, जैसे एक एजुकेशन प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि ऐसे सेंटेंसेस वेस्ट ऑफ टाइम है, पैराडॉक्स सिर्फ कंफ्यूजन है, और कोई इंसान नेचुरली ऐसे सेल्फ रेफरेंशियल सेंटेंस बोल नहीं सकता। मैंने उनको समझाया कि हमारी डेली जिंदगी, ह्यूमर, आर्ट, लिटरेचर, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, सब जगह सेल्फ रेफरेंस काम आता है, और लूप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी कुछ एजुकेटेड लोग सेल्फ रेफरेंस से इरेशनली डरते हैं, जैसे टीवी सेल्स पर्सन वीडियो फीडबैक से डरता था। मुझे लगा कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो लूप्स, फीडबैक, सेल्फ रेफरेंस को एंजॉय करते हैं, दूसरे जो उनसे डरते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टीवी स्टूडियो में कैमरा को टीवी स्क्रीन पे पॉइंट करके देखा, जूम, एंगल, ब्राइटनेस सब ट्राई किया, बहुत सारे फोटोज निकाले। तब लगा कि ये फीडबैक लूप जो लोग टबू समझते हैं, एक्चुअली एक्सप्लोर करने लायक है। दूसरी बार नई टेक्नोलॉजी के साथ मैंने अपने एडिटर के साथ भी ये किया, नए फोटोज लिए। मुझे लगा कि वीडियो फीडबैक लूप, सेल्फ एप्लीकेशन, सर्कुलरिटी, ये सब क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी और फैसिनेशन के हिस्से हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ आई यानी मैं को हमेशा बड़ा लिखा जाता है, और इससे लगता है कि आई या अपनी सेल्फ की फीलिंग इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत लोगों को लगता है कि उनका आई होना या खुद का एक्सपीरियंस या जो वो महसूस करते हैं यानी क्वालिया, ये सब बहुत रियल है। और अगर कोई कहे कि ये सब बस एक इल्यूजन है या कुछ फिजिकल प्रोसेस का रिजल्ट है तो उनको अच्छा नहीं लगता। मेरा एम है कि इस सोच को चैलेंज करो। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनका मेन गोल है सरवाइव करना, क्योंकि ये इवोल्यूशन से आया है। सर्वाइवल के लिए हर लिविंग बीइंग को अपने इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस को देखना और समझना पड़ता है। जब कोई लिविंग बीइंग अपने आसपास की चीजें देख सकता है तो एक साइड इफेक्ट ये होता है कि वो खुद को भी देख सकता है या फील कर सकता है। जैसे टीवी कैमरा अपनी ही स्क्रीन पे पॉइंट हो जाता है या ऑडियो फीडबैक लूप बन जाता है, वैसे ही लिविंग बीइंग अपने आप को भी परसीव कर सकती है। अगर कोई बीइंग खुद को बिल्कुल भी फील नहीं कर सकती तो वो अननेचुरल लगता है, क्योंकि अपना ही इन्वायरमेंट का सबसे कॉमन पार्ट खुद ही है। सभी बीइंग्स में ये सेल्फ परसेप्शन अलग लेवल का होता है। सबसे प्रिमिटिव लिविंग क्रीचर्स को ऑलमोस्ट जीरो सेल्फ परसेप्शन होता है। जैसे टीवी कैमरा हमेशा बाहर की तरफ पॉइंटेड हो तो लूप पॉसिबल नहीं। थोड़ा इवॉल्व्ड बीइंग या बच्चा या पेट एनिमल थोड़ा सा सेल्फ अवेयर हो सकता है, जैसे कैमरा थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे आ सकता है पर फुल लूप नहीं। सबसे इवॉल्व्ड केस में कैमरा बिल्कुल सेंटर पे पॉइंट हो जाता है तो एंडलेस कॉरिडोर बन जाते हैं, मतलब सेल्फ अवेयरनेस भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन हर सिस्टम में कितनी डेप्थ में सेल्फ लूप बन सकता है ये डिपेंड करता है कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, टिल्ट, जूम, कलर etc है। मतलब सेल्फ अवेयरनेस भी एक स्पेक्ट्रम है। मॉस्क्विटो का सेल्फ भी बहुत बेसिक है, शायद ऑलमोस्ट जीरो। उसको अपनी बॉडी का, अपने विंग्स, लेग्स, हेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसको अपना हॉट, कोल्ड, हंग्री, हैप्पी, सैड भी महसूस नहीं होता। बस जब कोई डेंजर आए तो रिफ्लेक्स की तरफ भाग जाना। जैसे डॉक्टर हैमर से नी पर मारते हैं तो पैर अपने आप किक करता है। मॉस्क्विटो का ये अंदर का एक्सपीरियंस या सोल एक टॉयलेट, थर्मोस्टेट या जंपिंग रेड स्पॉट जितना ही छोटा है। शायद मॉस्क्विटो की सोल एक ट्रिलियंथ ह्यूमन सोल के बराबर है, लेकिन ये पॉइंट सब्जेक्टिव है। बस मेन बात यह है कि कुछ क्रीचर्स होते हैं जिनका सेल्फ या अवेयरनेस बहुत बेसिक या जीरो होता है। जब हम किसी भी चीज को देखते, महसूस करते या सोचते हैं तो ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स एक्टिवेट होते हैं जो परसेप्शन को सिंपल बना देते हैं। इस वजह से इंसान या एनिमल और आजकल रोबोट व्हीकल्स भी अपने एनवायरनमेंट से अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। केले के छिलके पे नहीं फिसलते या लाउड क्रैश या स्ट्रेंज एक्सेंट पे तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं। ये सिंबल्स बिल्कुल रिलायबल होने चाहिए। एलिफेंट का सिंबल मॉस्क्विटो की आवाज पर एक्टिव नहीं होना चाहिए और वाइस वर्सा। ये प्राइवेट सिंबल्स ही इंसान की रियलिटी का बेस बन जाते हैं, पर हर चीज या पैटर्न इक्वली रियल फील नहीं होता। इंसान खुद सोचता है कि क्या रियल है और क्या नहीं। बचपन में या टीवी, न्यूज या लोगों से सुनकर हम गॉड, घोस्ट, गॉडजिला, गॉब्लिन्स, सुपर स्ट्रिंग्स, बिग फुट, बिग बैंग, एटलांटिस, फोर्ट नॉक्स का सोना या मैराथन रनर की 20 मील वाली जैसे कॉन्सेप्ट्स के रियलिटी के लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये सब चीजें रियल है? कभी किसी चीज को हम मजबूर होकर मान लेते हैं, किसी को रिजेक्ट कर देते हैं या किसी पे कंफ्यूज रहते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट पे ट्रस्ट करना या नहीं करना ये डिपेंड करता है कि हम उसको कितना रियल मानते हैं। अगर किसी न्यूज में बिग फुट की बात मान लें तो शायद आपके लिए वो रियल है, नहीं तो नहीं है। रियलिटी एक स्पेक्ट्रम है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। एक अजीब पैराडॉक्स है, जैसे जब कोई चीज नॉन डिस्क्रिप्ट या
इनडिस्क्राइबेबल बोली जाती है तो भी हमारे दिमाग में कोई इमेज या आइडिया आ ही जाता है। मतलब सेल्फ अंडरमाइनिंग लैंग्वेज कम्युनिकेशन में काम आ रही है। फिर स्मॉलेस्ट अनइंटरेस्टिंग नंबर वाला पैराडॉक्स है, जिसमें हर नंबर को कोई ना कोई इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी मिल ही जाती है, और अगर कोई नंबर बोरिंग मिलता भी है तो वह इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि वो पहला बोरिंग नंबर है। ये सब बेरी पैराडॉक्स जैसा ही लूप है जो अपने आप को उल्टा कर देता है। बर्टन रसल ने बेरी पैराडॉक्स को सॉल्व करने की कोशिश की थी हायरार्की लेवल्स बना के, जैसे हर लेवल पे अलग तरह से डिस्क्रिप्शन डिफाइन करिए। पर असली दिक्कत लैंग्वेज की वेगनेस है। इंग्लिश या रियल वर्ल्ड की डिफिनीशंस हमेशा ब्लरी एम्बिगुअस होती हैं, जैसे डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस, हेवनली बॉडीज, इंटरेस्टिंग इंटीजर्स। सभी में एग्जैक्ट काउंट या डिफिनीशन इम्पॉसिबल है। मैथ्स और बाकी दुनिया के कॉन्सेप्ट्स के बीच भी कोई पक्की बाउंड्री नहीं, और इवन सिलेबल काउंटिंग भी हमेशा क्लियर नहीं होती। इसलिए बेरी पैराडॉक्स या ऐसे लूप्स अल्टीमेटली एक क्लेवर एल्यूजन बन जाते हैं, रियल स्ट्रेंज लूप नहीं, क्योंकि फाउंडेशन ही धुंधली है। बेरी के आइडिया से इंस्पायर होके ग्रेग चेटिन ने एल्गोरिदमिक इंफॉर्मेशन थियरी बनाई, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बेसिस पे पैराडॉक्स को मैथ में ज्यादा सॉलिड तरीके से प्रूफ किया गया। इससे गॉडल्स थ्योरम को नए एंगल से समझा गया और पूरी एक नई मैथमेटिकल फील्ड बन गई। हर इंसान के ब्रेन के अंदर एक यूनिक आई का स्ट्रेंज लूप होता है, जो एक फिजिकल चीज नहीं है जैसे कोई नेकलेस या न्यूरॉन का सर्कल, बल्कि एक अब्स्ट्रैक्ट चीज है जो रियल फील होती है। एआई कोई ऐसी चीज नहीं है जो ब्रेन से निकल के टेबल पे रख दी जाए। जैसे ऑडियो फीडबैक लूप हॉल में होता है पर दिखाई नहीं देता, वैसे ही आई भी एक अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है पर हमको बहुत रियल लगता है। ब्रेन को दो लेवल्स पे देख सकते हैं, एक लो लेवल जैसे पार्टिकल्स या न्यूरॉन्स, और एक हाई लेवल जैसे सिंबल्स। हमारे दिमाग में हजारों सिंबल्स बनते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट सिंबल है आई। ये आई वैसे तो हर किसी के ब्रेन में होता है और हर किसी के लिए अलग अलग नाम हो सकता है, जैसे डैनी, मोनिका, यू, ही, शी। जब हम खुद को देखते हैं, हमारा आई सिंबल शुरू में छोटा होता है, पर लाइफ भर के एक्सपीरियंसेस और यादों से ये बढ़ता चला जाता है और ब्रेन में हर जगह फैला होता है, कोई एक पॉइंट पे नहीं होता। हमारा सेल्फ सिंबल यानी आई दूसरे जानवरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा रिच और कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारी कैटेगरी सिस्टम लिमिटलेस है। हम अपनी पूरी लाइफ की यादों, सपनों, रिग्रेट्स, होप्स, पॉसिबिलिटीज सबको अपने आई में जोड़ लेते हैं, और इस वजह से हमारी सेल्फ सिंबल एक बड़ी, रिफ्लेक्टिव और कभी खत्म न होने वाली मिरर की गैलरी बन जाती है। हम वर्ल्ड को माइक्रो लेवल पार्टिकल्स की तरह नहीं देखते, हमेशा हाई लेवल पैटर्न्स और कॉजेलिटी पे ध्यान देते हैं। हर इंसान को लगता है कि उनका आई ही सब डिसीजंस का मेन सोर्स है, सब कुछ इसी से होता है। ये सोचना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, पर फिर भी यही सोच हमारे लिए यूजफुल है और नेसेसरी भी। कल्चर, लैंग्वेज, इवोल्यूशन सब ने हमें इस आई की आदत डाल दी है, और कोई भी फिजिसिस्ट हो या नॉवेलिस्ट, किसी का आई कम स्ट्रांग नहीं होता। एक ह्यूमन ब्रेन जो कि रिप्रेजेंटेशन और कैटेगरी बनाने में काफी अच्छा है, वही एक रियल सेल्फ लूप बनाने का कैंडिडेट है। बैक्टीरिया, मॉस्क्विटो, प्लैनेट, पेंसिल, ये सब या तो बहुत छोटे रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स हैं या हैं ही नहीं, इसलिए इनमें आई का लूप बनता ही नहीं। हमारी लाइफ में पहले बेसिक बॉडी फीडबैक से कैटेगरीज बनती हैं, फिर जैसे जैसे रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, सोशल लेवल्स मिलते हैं, हम अपने सेल्फ सिंबल को और अच्छे से डिफाइन करते हैं। जैसे मैं क्यूट हूँ, मैं लेजी हूँ, मैं फनी हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ, etc।
जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो सोशल हों या पर्सनल, वो हमारी सेल्फ सिंबल में ऐड हो जाती हैं। हम जब कोई काम करते हैं, जैसे बास्केटबॉल शूट या स्माइल करना या पन कहना, उसके रिएक्शंस देखते हैं और वो रिएक्शंस हमारी सेल्फ सिंबल को और शेप करते हैं। हम दूसरों की नज़र से भी अपने आप को समझने लगते हैं कि दूसरे मुझे कैसे देखते हैं। हमारी सेल्फ सिंबल या आई गलतियाँ, पंस, ड्रेसिंग सेंस, बोलने का तरीका, ऑनेस्टी, लाइज सब कुछ ऑब्जर्व करती है और अपने आप को अकॉर्डिंगली अपडेट करती रहती है। साइकोएनालिस्ट कैरेन हॉर्ने ने कहा कि इंसान अपने अंदर एक आइडियलाइज्ड इमेज बना लेता है जो कभी कभी सच से ज़्यादा विशफुल थिंकिंग होती है, पर वो पूरा फेक भी नहीं होती। वो रियल नीड्स और रियल फंक्शंस से बनती है, उसका इम्पैक्ट भी रियल होता है और इंसान के कैरेक्टर का अंदाजा भी उस इमेज से लगाया जा सकता है। सेल्फ को समझना, बदलना या अपने अंदर के फ्लॉज को ठीक करना एक बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स काम है, पर इसी प्रोसेस में हमारी सेल्फ सिंबल मैच्योर होती है। हम जो भी एक्शंस करते हैं उनका फीडबैक मिलता है, फिर वो फीडबैक हमारे आई को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करता रहता है। ये प्रोसेस हर दिन हर मोमेंट चलती रहती है। सिंबल्स, एक्शंस, रिएक्शंस का लूप बनता है और धीरे धीरे हमारा आई और स्ट्रांग और स्टेबल बन जाता है। जैसे एक ऑडियो फीडबैक लूप अपने नेचुरल टोन पे सेटल हो जाता है, वैसे ही हमारी आई की आइडेंटिटी अपने एक्सपीरियंस, यादों, होप्स और डिज़ायर से लॉक इन हो जाती है। हमारी कॉन्शियसनेस, आई और सेल्फ अवेयरनेस की पूरी दुनिया एकदम हाई लेवल सिंबॉलिक वर्ल्ड में लॉक्ड है। हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि ब्रेन के माइक्रोस्कोपिक केमिकल्स, न्यूरॉन्स और इनके बीच की केमिस्ट्री को स्लो मोशन में देखें। सब मीनिंग चला जाता है, सिर्फ लाइफलेस मॉलिक्यूल्स ही दिखते हैं। हमारे दिमाग के लिए आई, बिलीव्स, होप्स, लव, हेट ही सब कुछ है और ब्रेन का असली काम इनविजिबल हो जाता है। हमारी इनएबिलिटी कि हम लो लेवल माइक्रो स्टफ यानी न्यूरॉन्स, मॉलिक्यूल्स, इनको फील या देख नहीं सकते, इसलिए हम हाई लेवल वर्ल्ड को अलग, रियल, पावरफुल मानते हैं। इस ब्लाइंडनेस की वजह से हम आई को ही रियल कॉज समझने लगते हैं, न कि ब्रेन के एक्चुअल पार्ट्स को। ये कॉम्बिनेशन, एक तरफ हमारे पास एबिलिटी है अनलिमिटेड सिंबल्स बनाने की, दूसरी तरफ हम ब्लाइंड हैं अपने ही लो लेवल के लिए। यही मिलके स्ट्रेंज लूप ऑफ सेल्फहुड क्रिएट करता है। इसी लूप में हम फंस जाते हैं, हर इंसान, चाहे साइंटिस्ट हो या आम आदमी। रॉजर स्पेरी का एक कोट है, आइडियाज भी उतने ही रियल हैं जितने मॉलिक्यूल्स, और आइडियाज ही नए आइडियाज बनाते हैं और माइंड्स को इवॉल्व करते हैं। ये कोई मिस्टिसिज्म नहीं, पर एक सटल, एक सूक्ष्म, एक बैलेंस्ड व्यू है। हाई लेवल इमर्जेंट मीनिंग्स की रियल कॉजल पावर है, जैसे गॉडल ने मैथ में दिखाया। एक्चुअली एक ब्रेन में सिर्फ एक आई नहीं होता, बल्कि हम अपने दिमाग में दूसरों के भी सिंप्लीफाइड वर्जन्स रखते हैं। हमारे क्लोज लोगों के आई लूप्स हमारे दिमाग में ग्रो होते हैं, टाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनते हैं और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ले लेते हैं। ये वेनिला ऑडियो वीडियो फीडबैक लूप की तरह है। जब तक कोई कंटेंट नहीं आता, लूप खाली है, कोई आइडेंटिटी नहीं बनती। पर जब कुछ एक्सटर्नल इनपुट आता है, लूप आइडेंटिटी ले लेती है, यूनिक बन जाती है। ह्यूमन आइडेंटिटी भी इसी तरह है। सेल्फ लूप तभी रियल होती है जब वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरैक्ट करती है, वरना वो सिर्फ एक जेनेरिक एम्प्टी शेल है। इस तरह सेल्फ कॉन्शियसनेस और आई की पूरी कहानी हाई लेवल सिंबॉलिक एबिलिटीज और लो लेवल ब्लाइंडनेस के बीच की एक अजीब लेकिन नेचुरल इंटेंगलमेंट है। एक ह्यूमन बेबी जब पैदा होता है तो उसके पास आई का फुल्ली डेवलप्ड स्ट्रेंज लूप या सेल्फहुड रेडी नहीं होता। मतलब
सिर्फ ह्यूमन जीन्स होने से कोई प्योर ब्लैंक आई लूप नहीं मिलता। सेल्फ बनाने के लिए परसेप्शन चाहिए, यानी कैटेगरीज और सिंबल्स बनाना। जितनी ज़्यादा कैटेगरीज किसी ऑर्गेनिज्म में होंगी उतना रिच उसका सेल्फ होगा। जितनी कम कैटेगरीज होंगी उतना कम सेल्फ होगा, और अगर कैटेगरीज बिल्कुल नहीं होंगी तो सेल्फ भी नहीं होगा। जैसे मॉस्किटोज में ऑलमोस्ट कोई सिंबल नहीं, तो उनका कोई सेल्फ नहीं, उनके दिमाग में स्ट्रेंज लूप नहीं है। ये बात ह्यूमन बेबीज पे भी लागू होती है और ह्यूमन एम्ब्रियोज पे तो और भी ज़्यादा। पर बेबीज और एम्ब्रियोज के पास पोटेंशियल होता है कि वो बड़े होते होते अपने अंदर बहुत सारे सिंबल्स डेवलप कर सकते हैं, जबकि मॉस्किटोज के पास ये पोटेंशियल ही नहीं है। बेबी जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में कैटेगरीज या सिंबल्स ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं, इसलिए वो अपने आसपास के दुनिया को समझ ही नहीं पाता। उसकी परसेप्शन एकदम कंफ्यूज होती है। सेल्फ सिंबल डेवलप होने में बहुत साल लगते हैं, तभी जाकर उसके अंदर आई का स्ट्रेंज लूप बनता है। तो जब बेबी छोटा है उसका आई या तो है ही नहीं या फिर बहुत ही कम, बस एक चिंगारी जैसा है। कंट्रोल भी मोस्टली अपने बॉडी तक ही लिमिटेड है, पर लैंग्वेज या एक्शंस के थ्रू हम दूसरे को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं टेनिस खेलते वक्त बॉल वहां मारूं जहां आप भागें, तो मैं आपको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा हूं, पर यह कंट्रोल हमेशा परफेक्ट नहीं होता। लैंग्वेज से और ज़्यादा पावरफुल इनडायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है, जैसे पेरेंट्स, टीचर्स, पॉलिटिशियंस या फ्रेंड्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर फिर भी अपनी बॉडी और माइंड सबसे डायरेक्टली हम खुद कंट्रोल करते हैं। लैंग्वेज सिर्फ अलग नाम ही नहीं देता, जैसे टार्जन या जेन, बल्कि प्रोनाउंस मी, यू भी यूज करता है, जिससे आइडेंटिटी का डिफरेंस और लॉक इन हो जाता है। एक बॉडी, एक नाम, एक सेल्फ। सेल्फ या आई एक फिक्स्ड सोलो एंटिटी नहीं है। कल्चर, लैंग्वेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर सेल्फ अलग अलग शेप ले सकता है। कभी आई, कभी ट्वे, और कभी दो इंसान मिलकर भी एक नई सेल्फ बना सकते हैं। सेल्फ एक फिक्स्ड बॉडी या सिंगल जगह पे लॉक इन नहीं होता। वो एक पैटर्न है, एक प्रोसेस है, जो कभी दो बॉडीज में भी एग्जिस्ट कर सकता है, कभी किसी के चले जाने के बाद भी उसके लव्ड वंस में या उसकी यादों में जिंदा रह सकता है। सोल या आई एक एंटिटी नहीं, एक इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न है जो रिश्तों, यादों, एक्सपीरियंसेस और कॉमन ड्रीम्स में पलता है। एक सवाल ये है कि जब किसी का असली ब्रेन चला जाता है और उसकी सेल्फ का मॉडल दूसरे के ब्रेन में रह जाता है, तो क्या वो इंसान अब भी जिंदा है, अलाइव? क्या उसका आई अब भी है? अगर मॉडल बहुत फेथफुल हो तो शायद उसके सेल्फ के सारे पॉइंटर्स दूसरे ब्रेन में भी वैसे ही पॉइंट कर सके और असली आईनेस ट्रांसफर हो जाए। लेकिन इनर मोस्ट कोर, सबसे गहरा पार्ट, जो अपने ऊपर ही ट्विस्ट होता है, उसको ट्रांसफर करना मुश्किल है। इसीलिए सेल्फ एक बॉडी, एक ब्रेन से डीपली अटैच्ड होता है। आउटर और मिडिल लेयर्स इजी हैं ट्रांसपोर्ट करना, पर कोर टफ है। फिर भी शायद इतना भी टफ नहीं जितना लगता है। सब सेल्फ लूप्स बेसिक लेवल पे सिमिलर होते हैं, बस उनके फ्लेवरिंग्स, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस उन्हें यूनिक बनाते हैं। तो जितना ज़्यादा एक इंसान दूसरे का स्पाइस ले सकता है, उतना ज़्यादा उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपना सकता है। इसलिए रिकॉर्ड्स, फोटोज, वीडियोस, राइटिंग सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे किसी की सोल का एक पार्ट या उसका व्यू सरवाइव करता है। इसी वजह से चॉपिन आज भी जिंदा है लोगों के लिए। हम सब छोटे से बड़े कॉपी कैट्स ही हैं।
हम बचपन से दूसरे लोगों की छोटी बड़ी चीज़ें कॉपी करते आए हैं, चाहे स्टाइल हो, बोलने का तरीका हो या लिखने का तरीका हो। अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फेमस लोगों की हैबिट्स, फ्रेजेस, आइडियाज़ सब कुछ थोड़ा थोड़ा कॉपी करके अपने अंदर डाल लेते हैं। हमारा पूरा सेल्फ दूसरे लोगों के छोटे छोटे पीसेस का कोलाज है, जिसमें सबका थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस है, चाहे रियल हो या वर्चुअल, फेमस हो या अननोन। जितना ज़्यादा हम किसी से प्यार करते हैं या जितना वो हमसे कनेक्ट करते हैं, उतना ही उनका इन्फ्लुएंस हमारे आई में स्ट्रांग होता है। हम सब एक दूसरे के सोल यानी आत्मा के टुकड़े लेकर एक नया बंडल बन जाते हैं और सबके इन्फ्लुएंसेस एक लेयर्ड, कॉम्प्लेक्स, यूनिक सेल्फ बना देते हैं। हम वैसे ही हैं जैसे एक आर्ट पीस जिसमें सब शेप्स एक दूसरे से जुड़ के एक सेंटर आई बना देते हैं। जो हम हैं वो हमारे क्लोजेस्ट लोगों से मिलके बना है। वन बॉडी वन पर्सन, ये आइडिया सबके दिमाग में घुसा हुआ है, जैसे एक पिंजरे में एक पंछी या एक ब्रेन में एक सोल। लेकिन रियल में हर इंसान का ब्रेन एक यूनिवर्सल मशीन है, जिसमें अपने आई के अलावा दूसरों के भी स्ट्रेंज लूप्स रहते हैं, छोटे बड़े कॉपी वर्जन के फॉर्म में। एक इंसान का असली आई उसके अपने दिमाग में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उसी का छोटा छोटा हिस्सा दूसरे लोगों के दिमाग में भी रहता है। जैसे एक पेड़ की मेन ब्रांच होती है, पर उसके शूट्स अलग अलग जगह निकल आते हैं, वैसे ही हर सोल अपने मेन ब्रेन के अलावा दूसरों में भी थोड़ा थोड़ा रहता है। इसलिए हम सब एक दूसरे को होस्ट भी करते हैं और दूसरों के अंदर होस्ट भी होते हैं। और जब हम दूसरों के साथ घंटों सालों की बातें शेयर करते हैं, उनकी होप्स, फियर्स, फीलिंग्स को डीपली समझते हैं, तो हम उनके आई के अंदर भी कुछ हद तक घुस जाते हैं, उनका पर्सपेक्टिव अपना लेते हैं। जितना ज़्यादा हम कनेक्ट होते हैं, उतना ज़्यादा हमारी वर्ल्ड्स फ्यूज हो जाती हैं। एम्पैथी का असली मतलब यही है कि हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ के दूसरे की आइडेंटिटी थोड़ा जी सकते हैं, कभी कभी थोड़ा, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा। हम सबके दिमाग एक तरह के यूनिवर्सल मशीन्स हैं, इसलिए हम कई लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा रह सकते हैं, लेकिन अपना प्राइमरी आई फिर भी सबसे स्ट्रांग रहता है। अगर किसी दिमाग में एक से ज़्यादा पावरफुल आई होंगे, तब तो मैं कौन हूँ इसका जवाब सच में मुश्किल हो जाएगा। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी याद उसके क्लोज लोगों के दिमाग में आफ्टर ग्लो की तरह रहती है। कुछ लोगों में वो ग्लो स्ट्रांग होता है, कुछ में कम। फिर जब वो क्लोज वाले भी मर जाते हैं तो आफ्टर ग्लो बहुत हल्की हो जाती है और धीरे धीरे एकदम खत्म। ये एक्सटिंक्शन का प्रोसेस धीरे धीरे होता है, एकदम एक पल में नहीं, जैसे लोग सोचते हैं। डेथ के शार्पनेस, केज्ड बर्ड वाली सोच हमको लगती है कि सब कुछ एक सेकंड में खत्म हो गया, पर असल में इंसानी सोल, इंसानी आत्मा बहुत ब्रेन्स में फैली होती है, तो पूरा फेड होने में पूरी एक जनरेशन लग जाती है। फ्यूनरल या मेमोरियल सर्विस का रियल पर्पस यही है कि सारे क्लोज लोगों को इकट्ठा करना, सब मिलके एक बार फिर से उस इंसान की स्पिरिट को जगाना, याद करना, ताकि जितनी बची हुई ग्लो है वो एक बार फिर ब्राइट हो जाए, एक दूसरे से एनर्जी मिले। जब प्राइमरी ब्रेन चला जाता है तो जो बाकी रहते हैं उनमें कलेक्टिव कोरोना, एक हल्का ग्लो अभी भी जल रहा होता है। सच्चे लव का मतलब भी यही है कि जितना किसी का सिंबल आपके अंदर डीप है, उतना ज्यादा लव, उतनी बड़ी ग्लो उसके जाने के बाद भी बाकी रहती है। सेल्फ, सोल, आई, लाइट ऑन इनसाइड, कॉन्शियसनेस सब एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है। जैसे प्राइम नंबर्स को अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पर सब वही नंबर हैं। ये सब चीज़ें शेड्स ऑफ ग्रे में आती हैं, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, सब एक ही शेड का हिस्सा होती हैं। मेरा मानना है कि जब भी आईनेस की बात हो रही है, वहीं पे
कॉन्शियसनेस की भी बात हो रही है, पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं तुमने तो कॉन्शियसनेस का असली मिस्ट्री टच ही नहीं किया। लोग पूछते हैं ये जो तुम लूप्स और सिंबल्स के बारे में बोल रहे हो, इसका क्या रिलेशन है असली एक्सपीरियंस से, महसूस करने से, या वो रियल फीलिंग से जो अलाइव होने में आती है? मेरा सिंपल जवाब है, कॉन्शियसनेस है सिंबल्स का डांस, यानी थिंकिंग ही कॉन्शियसनेस है। जैसे डेकार्ट ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। सिंबल्स ब्रेन में जैसे लाइब्रेरी की बुक्स हैं, ज्यादातर टाइम डॉर्मेंट, कभी कोई इवेंट ट्रिगर करता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एक्टिवेट होते हैं नए कॉम्बिनेशंस में। ये जो डांस है यही कॉन्शियसनेस है, यही थिंकिंग है। ये न्यूरॉन्स का डांस नहीं, सिंबल के लेवल का डांस है। लेकिन लोग फिर पूछते हैं, लेकिन इन सिंबल्स को रीड कौन करता है, एक्सपीरियंस किसने किया? लोग चाहते हैं कि कोई स्पेशल जगह हो जहां कॉन्शियसनेस बैठे, पर मैं कहता हूं कि यही इन्फिनिट रिग्रेस है। जब हम कहते हैं कि कोई चीज कॉन्शियस तभी है जब उसको कोई और परसीव करे, तो हम बस प्रॉब्लम को एक लेवल और ऊपर भेज रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे। ह्यूमन ब्रेन कॉन्स्टेंटली अपने इनपुट को कंप्रेस करता है, कॉम्प्लेक्स चीजें सिंप्लीफाई करके एक फेमिलियर सिंबल या आइडिया में कन्वर्ट करता है। यही ब्रेन का मेन काम है। फिलोसोफर्स का एक बड़ा ग्रुप, स्पेशली डेव जैसे लोग, ज़ॉम्बीज पे डिस्कस करते हैं। ज़ॉम्बीज मतलब ऐसे इंसान जो बिल्कुल हम जैसे बिहेव करते हैं, पर उनमें असली कॉन्शियसनेस नहीं है, सिर्फ दिखावा है, अंदर कोई घर नहीं। ये लोग मानते हैं कि ये सोच पॉसिबल है कि दुनिया ऐसी हो सकती है जहां सभी ज़ॉम्बीज हों, पर हमारी दुनिया वैसे नहीं है। हम लोग असली में कॉन्शियस हैं, सिर्फ दिखावा नहीं। मेरा मानना है कि ये सोच कि हम ज़ॉम्बीज नहीं हैं, ये एक तरह से इल्यूजन ही है, क्योंकि हम सब अपने दिमाग की ट्रिक में जी रहे हैं। पर बाकी फिलोसोफर्स मानते हैं कि असली कॉन्शियसनेस कुछ अलग ही चीज है। कॉन्शियसनेस को लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई कार का एक्स्ट्रा फीचर हो, जैसे पावर, मून रूफ। पर असली में कॉन्शियसनेस कोई ऑप्शनल फीचर नहीं है, ये तो एक स्पेक्ट्रम है। जितना कॉम्प्लेक्स ब्रेन उतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस, बस। जैसे सिंपल ब्रेन्स, मच्छर, बिल्ली, बच्चा, इनमें कम, ह्यूमंस में ज्यादा। ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, ये तो सिस्टम की डिजाइन का ऑटोमेटिक रिजल्ट है। अगर कैटेगरीज और परसेप्शन का सिस्टम पावरफुल है तो सेल्फहुड और कॉन्शियसनेस अपने आप आ जाती है। फिलोसोफर्स जो मानते हैं कि कॉन्शियसनेस फिजिकल लॉ के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा से आती है, उन्हें डुअलिस्ट कहा जाता है। ये लोग मानते हैं कि कुछ एंटिटीज में एक मैजिकल, इनविजिबल चीज होती है जो उनको कॉन्शियस बनाती है, और बाकी सब बस खाली है। मेरे लिए थोड़ी सी ये फनी बात है। सोचिए कोई लिफोसफी नाम का ग्रुप है जो माने कि कुछ लीफ पाइल्स में एक मिस्टिकल लीफ पिलिशनेस है जो बाकी सब चीजों में नहीं मिलती और हर लीफ पाइल को यूनिक बनाती है। पर जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कितनी लीव्स होनी चाहिए, कौन सी लीफ बिलोंग करती है, etc., तो सब फेक लगता है। इसी तरह कॉन्शियसनेस को एक इनविजिबल मैजिकल प्रॉपर्टी मानना भी मेरे लिए एक मोटली बिलीफ पाई लगता है, मतलब बेकार की सोच। यानी कॉन्शियसनेस कोई मैजिकल, एक्स्ट्रा, इनविजिबल चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ लकी लोगों को मिलती है। ये तो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, सिस्टम की डिजाइन से ही निकलती है। और फीलिंग या सेल्फहुड सब एक इल्यूजन है जो कॉम्प्लेक्स ब्रेन्स खुद बना लेते हैं, चाहे उनको लगे कि वो अलग हैं या नहीं। डेमोक्रेसी जैसा ब्रेन में भी एक वोटिंग प्रोसेस है। सब डिजायर्स अपनी अपने इम्पोर्टेंस के हिसाब से वोट देती है, फाइनल डिसीजन निकलता है, बस वही फॉलो होता है। बहुत चीजें रैंडम है, हमारे कंट्रोल में नहीं, इसलिए हमारी विल फ्री नहीं, स्टेबल है। यही मुझे बनाती है।
तुम्हें तुम। फ्री विल बस एक इल्यूजन है, रियल में सब कुछ नॉन फ्री है। जैसे फ्रेंच में कॉन्शियंस और कॉन्शियसनेस एक ही वर्ड है, वैसे ही शायद बड़ी सोल का मतलब ही दूसरे की फीलिंग समझना, उनकी केयर करना और सही गलत की सेंस होना है। मच्छर यानी मॉस्किटो में न कॉन्शियंस होती है न कॉन्शियसनेस, इसलिए उनको सोल कहना बेकार है। शेर अपने बच्चों को प्यार करता है, दूसरे स्पीसीज को नहीं, लेकिन कुछ लिमिट तक वो भी दूसरों की केयर कर सकता है। जैसे डॉग अपने ओनर के लिए मर भी सकता है। एक शेर शायद वेजिटेरियन भी हो सकता है, जैसे लिटिल टाइक लायन हुआ। लेकिन रियल मेजर ऑफ कॉन्शियसनेस यही है कि कोई बीइंग दूसरे के लिए राइट थिंक करता है या नहीं। ये गोल्डन रूल है। मैंने इस पूरी किताब में ये बताने की कोशिश की है कि आई, सेल्फ, सोल, कॉन्शियसनेस क्या है, पर फिर भी ये टॉपिक हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग ही रहेगा। हम लोग या तो ये माने कि कॉन्शियसनेस एक फिजिकल लॉ का रिजल्ट है या कुछ और ही है। दोनों ही आइडियाज में अपनी दिक्कत है। डुअलिज्म मतलब कॉन्शियसनेस एक अलग मैजिकल एसेंस है, लोगों को अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि हमको अपना अंदर की रोशनी, इनर लाइट क्यों महसूस होती है और क्यों हम अपने को बाकी दुनिया से अलग समझते हैं। डुअलिज्म में इमोर्टल सोल का आइडिया भी आता है, इसलिए लोग डेथ से भी इतना नहीं डरते। पर मैं कहता हूं कि यह सब इमेजरी कल्चर से आई है और साइंटिफिक व्यू से देखें तो डुअलिज्म में बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस और अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। अगर कोई माने कि कॉन्शियसनेस सिर्फ फिजिकल लॉ का रिजल्ट है बिना किसी एक्स्ट्रा मैजिकल एसेंस के, तो ये साइंटिफिक सोच के लिए बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि सब कुछ सिंपल और क्लियर हो जाता है। डुअलिज्म का कंफ्यूजन दो चीज़ों फिजिकल वर्सेस मैजिकल के बीच के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा सोचने से एक नई परेशानी आती है। फिर हमारे अंदर की रोशनी, इनर एक्सपीरियंस या मैं अलग कैसे हूं दूसरों से, ऐसे सवालों का क्या जवाब है। पर अगर ध्यान से देखें तो नॉन डुअलिज्म में भी ये फर्क समझा जा सकता है। ब्रेन को अगर सबसे ऊपर के लेवल पे देखें तो वो पूरी तरह जिंदा और कॉन्शियस लगता है, पर जैसे जैसे नीचे यानी सेल, प्रोटीन, एटम, पार्टिकल की तरफ जाते हैं, एनिमेसी यानी जिंदगी का एहसास घटता जाता है। ये सब लेवल्स के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। जब किसी स्ट्रक्चर में आई का पैटर्न बनता है, मतलब अपने आप को एक किस्सा समझने लगते हैं जिसमें वो खुद लीड रोल में होता है, तो वो एनिमेट हो जाता है। ये पैटर्न एक स्पेक्ट्रम है। जितना स्ट्रांग आई का पैटर्न उतना ज्यादा कॉन्शियसनेस, जितना कम उतना कम। जहां ये लूप, ये पैटर्न नहीं है, वो एंटिटी बस इनएनिमेट है। ये सब एग्जाम्पल्स जो मैंने बताने की कोशिश की, लूप्स, फीडबैक, सेल्फ रेफरेंस, ये दिखाते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्टिंग पैटर्न में कुछ मैजिक है। मैजिक जो साइंस के अंदर ही आता है। जब सिस्टम खुद को परसीव करता है, अपने ऊपर लूप्स बनाता है, तो वहीं से कॉन्शियसनेस की शुरुआत होती है। कोई अलग चीज नहीं चाहिए। गॉडल के स्ट्रेंज लूप की तरह यही लूप ही एक्सप्लेन करता है कि कैसे मैटर से लिविंग, वांटिंग बीइंग्स बनते हैं और कैसे इन हजारों लूप में से एक को हम मैं या आई कहते हैं। हम सब बस एक मिराज, एक भ्रम है जो खुद को देख सकते हैं, और पूरा मैजिक परसेप्शन का है। जैसे डेटा से कुछ अब्स्ट्रैक्ट सिंबल बनते हैं, जैसे लूप बनते हैं, वैसे ही विच से हु बन जाता है। ह्यूमन बीइंग एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो यूनिवर्स के माइक्रोस्कोपिक लॉ पे चलता है, पर अपने लेवल पे सिंपल कैटेगरीज बनाता है। इसी प्रोसेस से आई का आइडिया बनता है जो सब चीज़ों का सेंटर लगता है, लेकिन असल में बस एक काम चलाओ शॉर्टकट है।
एक ह्यूज प्रोसेस का सिंपल नतीजा। हम अपने अंदर चल रहे रियल कॉम्प्लेक्सिटी को कभी समझ नहीं सकते, और शायद यही अच्छा है, क्योंकि अगर हम जान लें कि हमारे अंदर हर सेकंड में 400 ट्रिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बन मिट रहे हैं तो हम पागल हो जाते। ये हमारा इग्नोरेंस भी ब्लेसिंग है और एनलाइटमेंट भी। हम अपने खुद की बनाई मिड लेवल कैटेगरीज में जीते हैं और वही हमारी सर्वाइवल में हेल्प करती हैं। हम सेल्फ परसीविंग, सेल्फ इन्वेंटिंग मिराजेस हैं, यानी भ्रम, छोटे मिरेकल्स ऑफ सेल्फ रेफरेंस हैं। हम मार्बल्स में विश्वास करते हैं जो देखने जाएं तो गायब हो जाते हैं, पर नॉर्मल लाइफ में सबसे रियल लगते हैं। हमारी नेचर ही ऐसी है कि हम खुद को पूरी तरह कभी समझ नहीं सकते। हम एकदम बीच में अटके हुए हैं। एक तरफ यूनिवर्स का इन्फिनिट वास्टनेस, दूसरी तरफ क्वांटम की शैडोवी फ्लिकरिंग। हम रेन ड्रॉप्स नहीं, रेनबो हैं। हम प्रेडिक्टेबल मशीन्स नहीं, पोएम्स हैं, वेग, एम्बिगुअस, कभी कभी बहुत खूबसूरत। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।